नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमर साथ। आज बात मनरेगा बनाम वीबी जी राम जी कानून को लेकर हो रही है और इसे लेकर हो रही सियासत को लेकर भी, जहां मनरेगा का नाम बदले जाने और उसके कई प्रावधानों में बदलाव करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन छेड़ने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने मनरेगा में बदलाव को ग्रामीण आजीविका और काम के अधिकार पर सीधा हमला बताते हुए मनरेगा बचाओ संग्राम नाम से जन आंदोलन शुरू करने का निर्णय लिया है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल का आरोप है कि मनरेगा में पिछले 2 वर्षों से काम ठप है। बघेल ये भी दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस सरकार ने कोरोना काल में भी देश भर में सबसे पहले छत्तीसगढ़ में मनरेगा शुरू कर लोगों को रोजगार दिया था। उस समय भाजपा ने फिजिकल डिस्टेंसिंग का बहाना बनाकर इस काम को रुकवाने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। यहां बघेल के आरोपों पर पलटवार करते हुए सीएम साय ने कहा कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए विरोध कर रही है। कांग्रेस को इस बात पर आपत्ति है कि योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, जबकि कांग्रेस ने गांधी जी के लिए कुछ नहीं किया। साय ने कहा कि 2005 में लागू मनरेगा के दौरान कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में 10.91 लाख धांधली की शिकायतें सामने आईं, जिसमें फर्जी मास्टर रोल बनाकर मजदूरों की राशि में भ्रष्टाचार किया गया। सीएम साय ने दावा भी किया कि मनरेगा के सामने आने वाली फर्जी मास्टर रोल मशीनों के उपयोग और धांधली जैसी शिकायतों को वीबी जी राम जी अधिनियम समाप्त कर देगा। क्या मनरेगा की जगह लाए गए कानून से छत्तीसगढ़ जैसे खनिज संपदा में धनी प्रदेश के गरीबों का पलायन रुक जाएगा? और मनरेगा का नाम बदलने पर कांग्रेस को आपत्ति आखिर क्यों है? आज इसी को जानने का प्रयास करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। ये उनका आंतरिक विषय है। सिंह पायलट जी आ रहे हैं तो अच्छी बात हो आए, लेकिन जहाँ तक मनरेगा को लेकर ये सियासत कर रहे हैं तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आज से 25 साल पहले जो परिस्थितियाँ थी, ये 2005 में मनरेगा योजना कांग्रेस लेकर आई थी और मैं इस बात से इनकार भी नहीं करता कि लोगों को इसमें रोजगार नहीं मिलता था, लेकिन इसकी जो कार्यप्रणाली है बाद में इतनी शिथिल होती गई कि ये लॉन्ग टाइम विजन के साथ जो विकसित भारत 2047 को जो सोचकर हम चल रहे हैं, आप सभी जानते हैं कि मनरेगा में कई प्रकार की शिकायतें आती थी, लोकपाल के माध्यम से उसकी जांच भी होती थी और कई सड़कों के ऊपर सड़कें बना दिया जा रहा है, गड्ढे खोदे जाते थे, फिर गड्ढे पाटे जाते थे। शिकायत सामान्य था, लेकिन अभी जो अपडेट वर्जन में आ रहा है जिसमें सृजनात्मक कार्य होंगे, आजीविका के कार्य होंगे, उसमें ग्राम पंचायतों के सेट्स बनेंगे और जिस प्रकार से जो हाजिरी वगैरह है वो डिजिटलाइजेशन और वहाँ से ऑनलाइन जो है ट्रैकिंग के आधार पर वो होगा, उसमें किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं हो सकेगा। 100 दिन से 125 दिन कर दिया गया है और अब ग्राम पंचायतों को ज़्यादा से ज़्यादा काम करने में सुलभ होगा। मनरेगा को जिस तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई है, मनरेगा में जिस तरीके से संशोधन किए हैं, राज्यों को पंचायतों को दरकिनार किया गया है, गांव वालों की वित्तीय जरूरतों को दरकिनार किया गया है, इसको देखकर पूरे देश में नाराजगी का वातावरण है। जो गांधी जी जब गोडसे ने गोली मारी तो कहा हे राम, भगवान राम का नाम जोड़ने के लिए इंग्लिश, हिंदी, तरह तरह के उपक्रम करके गांधी जी को भगवान राम की छाया में दबाने की जो कोशिश की जा रही है, इससे ज्यादा अनुचित और क्या हो सकता है। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र उपाध्याय जी भाजपा प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रिंकी पांडे जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमें वरिष्ठ पत्रकार भी कुछ देर में ज्वाइन करेंगे। उससे पहले सबसे पहले चर्चा की शुरुआत पुष्पेंद्र जी आपके साथ करते हैं और जिस विषय पर सबसे ज्यादा बहस छिड़ी हुई है कि मनरेगा का नाम बदलने की जरूरत क्या थी।
आप मनरेगा संशोधन बिल टाइप का कुछ ला सकते थे, मनरेगा 2.0 नाम से कुछ ला सकते थे, लेकिन पूरी तरह से मनरेगा से आपने जो है किनारा कर लिया और पूरा ही विकसित भारत जो है पूरा का पूरा वीबी जी राम जी लेकर के आ गए। तो आखिर इसकी क्या जरूरत थी? और सबसे जो है एक ऑन अ लाइटर नोट ये भी जानना चाहूंगा कि क्या योजना पहले बना ली गई थी, नाम बाद में रखा गया, और क्या नाम पहले रख लिया गया था उसके आसपास योजना बनाई गई? दोनों सवालों का जवाब दीजिएगा पुष्पेन जी। और पुष्पेन जी से हमारा तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उससे पहले हम चर्चा करना शुरू करेंगे रिंकी जी से। रिंकी जी, जिस तरह का जो है आरोप लग रहे हैं कि देखिए मनरेगा को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, योजना पूरी तरह से जो है योजना को एक एक करके चरणबद्ध तरीके से हटाने की कोशिश है ये, तो आखिर क्यों कांग्रेस को ऐसा लगता है कि ये पहला कदम है, मनरेगा की जो है आखिरी सांस गिनने लगेगी कुछ ही समय में, क्योंकि पहला कदम उठ चुका है? रिंकी जी। रिंकी जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी, मैं ये कह रही हूँ 2005 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी नाम से हमारी ये योजना मनरेगा शुरू की गई थी, जिसमें 100 दिन रोजगार की गारंटी थी। दुर्भावनावश बीजेपी सरकार ने इसका नाम चेंज किया है, क्योंकि ये नाम चेंज करण का ही इनकी नीति चल रही है। नाम चेंज करके ही आगे बढ़ रहे हैं। इनकी विकास यात्रा क्या चल रही है? केवल नाम बदल करके। हमने गरीबों के लिए ये रोजगार लाई थी, गरीबों के लिए ये योजना लाई थी, जिसमें गरीबों को पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को भी रोजगार की गारंटी थी। इन्होंने क्या किया? ये आते सहित सबसे पहले इसमें से नाम चेंज किया। नाम भी क्या चेंज किया? महात्मा गांधी जी के नाम की हत्या कर दी एक प्रकार से इन्होंने। आपको मैं बता दूं, इनका नाम भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय नामकरण पार्टी होना चाहिए। असली नाम इनका यही होना चाहिए, क्योंकि ये इसी विचारधारा से काम कर रहे हैं। इनकी विकास के नाम पे इनकी और कोई योजना नहीं है। लगातार इन्होंने यही कार्य किया है। गरीबों के लिए कोई काम नहीं है इनके पास, मजदूरों के लिए कोई कार्य नहीं है इनके पास। केवल नामकरण करके ये अपनी योजना बताना चाहते हैं कि हमने यहाँ अपना क्रेडिट लेना चाहते हैं ये लोग। जबकि हमारी सीधी सी बात है कि अगर आपके नियत में खोट नहीं था तो आपने ये नाम को बदला क्यों? आप इसी के नाम पर आप कार्य करते ना, आप मजदूरी टाइम पर देते, मजदूरों के आप आय बढ़ाते, जो प्रतिदिन था 200-250 उसको आप 400-500 करते, आप उसको समय पर देते, पलायन रुकता इससे। आपने वो सब नहीं किया। आपने क्या किया? उसका राजनीतिकरण किया। किसका किया? राम जी के नाम का किया। आपने महात्मा गांधी नाम को हटाकर वहां पर राम जी का नाम आपने लिया। राम जी खुद परेशान हो चुके हैं इनसे, राम जी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं इनसे, तभी तो जिस जगह से इन्होंने राम जी के नाम पर चुनाव लड़ा वहीं से हारे। मुंह की खानी पड़ गई इनको। राम जी के नाम पर केवल ये यूज करे। आपको मैं बता दूं कि संसद में इतने गंभीर मुद्दे पर जब थोड़े टाइम की चर्चा चल रही थी, इन्होंने बहुत ज्यादा चर्चा भी नहीं की इस विषय में। वेतन बढ़ाने कार्यों को इन्होंने कम कर दिया। ठीक बात है। आपको मैं बता दूं, जिस विषय पे गंभीर मुद्दे पर चर्चा चल रही थी, इनके नैनीताल के सांसद क्या वहां पर बात कर रहे हैं आपको भी पता होगा, आप लोग तो ज्यादा जानते हैं इस विषय में। क्या कह रहे हैं? राम, आपको अगर किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई परेशानी है, आप राम जी का मंत्र ले लीजिए, आपका काम हो जाए। ऐसा कभी होता है? ऐसे लोग संसद में आ रहे हैं, जनता का समय नष्ट कर रहे हैं, जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं, संसद का समय नष्ट कर रहे हैं। आप बताइए, इन लोग बात करेंगे? आपको दूसरी बात मैं ये बता दूं, हमारी जो योजना थी उसमें केंद्र सरकार 90% की जिम्मेदारी लेती थी और 10% राज्य की जिम्मेदारी थी। इन्होंने क्या कर रहे हैं? 60% केंद्र और 40% राज्य की। आप ये बताइए, जिस जगह में बीजेपी शासित राज्य, वहां तो आप दे देंगे, वहां तो आप सपोर्ट कर देंगे। जहां कांग्रेस शासित राज्य है वहां पे क्या करेंगे? वहां आप करेंगे क्या? वहां नहीं करेंगे। वहां पर पैसा नहीं होगा, आप कहां से करेंगे? बताइए। उसको तो आप पहले ही हार साबित कर दिए जनता के समक्ष। आपके पास कोई मुद्दा नहीं है,
कुछ नहीं है, केवल और केवल बहाना है और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई कार्य नहीं है। ठीक है। आपने कई आरोप लगाए और आपने तो पूरी श्रृंखला ही लगा दी। देखिए पुष्पेन जी, आपके जुड़ने का, देखिए ये तो थोड़ा देरी से जुड़ने का ये तो नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी श्रृंखला लगा दी, आधे तो आरोप आप सुन भी नहीं पाए। हो सकता है कई के जवाब तो आप बीच में सुनते ही दे देते हैं। जी बिल्कुल। पुष्पेन जी, ये जानना चाहूंगा कि सबसे जो है आरोप सबसे बड़ा यही लग रहा है कि आप बड़ा शौक लेकर के निकले हैं कि देखिए हम आरोप जो है नाम हम सबके ही बदल कर रख देंगे, पूरी तरह से हम बदल कर रख देंगे। नाम कुछ और भी हो सकता था, मनरेगा 2.2 हो सकता था। आखिर नाम बदलने की जरूरत क्यों थी? पुष्पेन जी। अनादि टीवी के समस्त दर्शकों को मेरा नमस्कार, जय श्री राम। राम का नाम सुनते ही पता नहीं कांग्रेस के लोगों को क्या हो जाता है, क्या परेशानी बढ़ जाती है। कांग्रेस के लोगों को नहीं, लोग आपको हो जाता है। रिंकी जी सुनिए, रिंकी जी सुनना सीखिए। ठीक है रिंकी जी, आपको आरोप लगाने का, आपको बोलने का पूरा मौका मिला। रिंकी जी, आपको आरोप लगाने का पूरा मौका मिला, बोलने का मौका भी दीजिए, कम से कम सुनने की जो है वो जवाब दे रहे हैं उसको भी तो सुनिए। आगे बढ़िए पुष्पेन जी, आगे बढ़िए। क्या हो जाता है, राम राज्य की बात ठीक है पुष्पेन जी, आप राजा राम जवाब दीजिए। सीताराम उनका अंतिम वाक्य था, हे राम, हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, उसके लिए बिल लाया गया। विकसित भारत 2047 की सोच है, राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना। यह बिल महात्मा गांधी जी के भावना के अनुरूप है, ध्यान रखना पड़ेगा। और राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। फायदा क्या होगा? रिंकी जी, फायदा जो है ना, 1 हफ्ते के अंदर उनको मजदूरी देना अनिवार्य होगा। ये अभी जी राम जी का फायदा है। पहले 15 दिन में आप मजदूरी देते थे, अभी 1 हफ्ते के बाद अगर मजदूरी देंगे 0.05% का। देखिए रिंकी जी, ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगी। रिंकी जी, इस तरह चर्चा नहीं हो पाएगी। आप अगर बोलती ही रहेंगी, आपको अगर कम से कम मौका भी देना चाहिए। आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब भी लीजिए। इस तरह कैसे चर्चा होगी? आपको मैंने शुरुआत में मौका दिया, आपसे आपके सवाल मैंने उनके सामने रखे, कम से कम जवाब तो सुन लीजिए, उसके बाद आपको भी फिर से मौका मिलेगा। पुष्पेन जी, शॉर्ट एंड स्वीट, नाम क्यों बदला गया बताइए जल्दी, फिर आगे भी बढ़ना है। जी, एक कहावत है ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आपने बोल दिया ना, अब हम बोल रहे, सुनना तो सीखिए, नहीं तो क्या मतलब होगा, तो सुन ही नहीं रहे। आदरणीय महात्मा गांधी जी ने हमेशा कहा था, उनका वाक्य था, मैंने बताया ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। उनका आखिरी वाक्य क्या था? हे राम, हर गरीब को रोजगार मिले, उसकी गरिमा का सम्मान हो, उसके लिए यह बिल लाया गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है 2047। यह बिल महात्मा गांधी जी के अनुरूप है, राम राज्य की स्थापना के लिए लाया जा रहा है। फायदा क्या होगा? फायदा तो जानिए। आप बोल रही हैं, फायदा यह है 1 हफ्ते के भीतर मजदूरी देना अनिवार्य होगा। अगर 15 दिन ज्यादा होने पर 0.05% अतिरिक्त उनको भुगतान करना होगा। 100 की जगह 125 दिन उनको मिलेंगे, रोजगार के अवसर होंगे। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने किसी के नाम के योजना का नामकरण नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसे सेवा से जोड़ा गया। राजभवन को हमारी सरकार ने लोक भवन किया, राजपथ को। ठीक है, आपने ग्राउंड्स बताए कि किन ग्राउंड्स के तौर पर हमने नाम बदला है या उसमें बदलाव करने की कोशिश भी की, जो कि अब बदल चुका है। मनीष जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहूंगा, दोनों ही नामों का क्या संदेश, और दोनों ही नामों के संदेश के साथ ही साथ आखिर इस पर क्यों बवाल मचा हुआ है? क्योंकि जहां तक मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो योजना में कहीं ना कहीं बदलाव और संशोधन बेहतर तौर पर ही किए गए हैं। कैसे देखते हैं मनीष जी? देखिए, निश्चित रूप से एक बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति को रोजगार सुलभ हो और उसको अपने जीवन यापन के लिए जो है वो आय प्राप्त हो, इसके लिए ये योजना तैयार की गई थी और उस पर अमल भी हुआ। लेकिन अब हम वर्तमान में यदि बात करें तो देखिए, इस योजना को बहुत लंबा समय हो गया और भारतीय जनता पार्टी ये भी कह रही है कि उसमें लंबे समय से लगातार भ्रष्टाचार और इस प्रकार की तमाम चीजों की कंप्लेंट्स जो है वो आ रही थी। तो ठीक है, एक बात जरूर है कि एक 10-15 साल पहले कोई योजना बनी थी, अब उस योजना में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इस पर कहीं इंकार नहीं किया जा सकता कि समय के साथ साथ परिवर्तन होना चाहिए और जो आवश्यकताएं हैं उसके हिसाब से उस पर अपडेट भी होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि नाम का बदलना
ये राजनीतिक दलों का अपना सगल होता है। वो जब भी सरकारें बदलती है तो योजनाओं के नाम बदले जाते हैं, और नाम बदल करके इसमें कांग्रेस भी पीछे नहीं है और ना भारतीय जनता पार्टी पीछे है। तो नाम बदलना जो है वो अपने आप में लोगों का वो रहता है कि जब आए तो हम अपने हिसाब से नामों का परिवर्तन कर दें। लेकिन हाँ, एक चीज ये जरूर है कि इसमें जो परिवर्तन कुछ किए गए, निश्चित रूप से उन परिवर्तनों का लाभ यदि अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक, जो व्यक्ति जरूरतमंद है उस तक उस योजनाओं का लाभ यदि पहुंचता है, 100 की बजाय 125 दिन यदि रोजगार मिलता है, निश्चित रूप से स्वागत होगा। लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उसको रोकने के लिए क्या इसमें व्यवस्था की गई है, इस बारे में कोई भी जिक्र जो है वो नहीं किया गया। जो भ्रष्टाचार हो रहा था, जितनी कंप्लेंट्स आ रही थी, उनको रोकने के लिए आप कैसा करेंगे, कैसे ये कहा जा रहा था कि एक गड्ढे को फिर पाट दिया गया, पाट के फिर खोद दिया गया, खोदने के बाद फिर पाटा गया। इस प्रकार की जो तमाम चीजें होती है, सड़क फिर उसके बाद दोबारा सड़क बना दी गई, ये सब चीजें जो हो रही थी, इन चीजों को रोकने के लिए आपने क्या उसमें प्रावधान किए हैं, इस बात का भी जिक्र होना चाहिए। कैसे भ्रष्टाचार रुकेगा, कैसे जनता को उसका फायदा मिलेगा। निश्चित रूप से आपने गांवों से जोड़ा है, ग्राम पंचायतों से उसको जोड़ने का प्रयास किया गया और वहां के विकास को महत्व दिया गया है। तो ये बात तय है कि गांव से शहर और शहर से फिर प्रदेश और प्रदेश से देश का विकास होता है। लेकिन इनमें जो भ्रष्टाचार हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या प्रावधान है, इस बात का भी जिक्र उसमें होना चाहिए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरह से बदलाव किए गए हैं उसका ऐसे ही विरोध तो नहीं हो जाना चाहिए। पुष्पेन जी हमारे साथ बने हुए हैं। चलिए पुष्पेन जी का हम बाद में रुख करेंगे। रिंकी जी, आप बहुत देर से कुछ बोलना चाहती हैं, आपने बीच में उनको टोका भी। पहले आप बोलिए, फिर आगे बढ़ाते हैं चर्चा। जी, मैं सबसे पहले ये बात कहूंगी, ये 2047 के विजन की बात करते हैं। 2047 के विजन की बात आप कर रहे हैं, तब तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसकी क्या गारंटी। आप अभी वर्तमान के विजन की बात कीजिए ना, आप इतिहास की बात करेंगे, हम वर्तमान की बात पूछेंगे, आप इतिहास पर जाएंगे। हम अभी वर्तमान के समय की बात पर पूछेंगे, आप गरीब के लिए क्या कर रहे हैं, मजदूर वर्ग के लिए क्या कर रहे हैं, आपने मजदूरी क्यों नहीं बढ़ाया, समय पे फंड आपने क्यों नहीं डाला, जिसके कारण ये समस्या आपको है। आप बहाने पे बात। और दूसरी बात, आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो भ्रष्टाचार योजना पे नहीं होता, भ्रष्टाचार नियत में होता है। जिस प्रकार के भ्रष्टाचार की नियत भारतीय जनता पार्टी की रही है उसमें होता है। और अगर भ्रष्टाचार था तो बीजेपी सरकार ने अब तक बड़े दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की, ये बताइए मुझे, किसका इंतजार था उसको। ठीक है। रिंकी जी, आपने जिस तरह से कहा कि भ्रष्टाचार अगर हो रहा था, आप भी आरोप पत्र लेकर तो आप भी जा सकती थी शिकायत करने, कांग्रेस जा ही सकती थी शिकायत करने के। देखिए ये आए हैं, हमारी बनाई गई हमारी योजना थी, प्रावधान हमने बनाए थे। जो बोल रहे हैं उसका मेरा जवाब है कि अगर इनके अनुसार था योजना में तो क्या कर रहे थे, आप बताइए क्या कर रहे थे। ठीक है। और फ्यूचर को लेकर प्लानिंग नहीं होनी चाहिए, अभी कल का सोचेंगे, 2 साल बाद का नहीं सोचेंगे, 2000 होनी चाहिए, ये बात पे मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन 2047 के विजन की आप बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। पहले वर्तमान पर तो बात कीजिए, उसके बाद 2047 पर जाइए। रिंकी जी, बड़े ही वाजिब तरीके के आपके सवाल हैं, लेकिन आप मैं इनके जवाब भी आपको दिलाऊंगा। आप मेरे को बस वादा कीजिए कि आप बीच में नहीं टोकेंगी इनको, चूंकि आप मैं पुष्पेन जी से सवाल करने जा रहा हूं। पुष्पेन जी, पहला सवाल कि देखिए, आपने 2047 की बात कर रहे हैं, कल का आपको पता नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये पुष्पेन जी कि कहा जाता है कि इसके बाद छत्तीसगढ़ से होने वाला पलायन रुकेगा, तो क्या इससे पहले सरकार को नहीं पता था कि छत्तीसगढ़ से होने वाला पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है इसलिए ये रुकेगा? और 10 साल से आप थे, अगर आपको पता था कि पलायन होता है, पलायन इससे रुक सकता है, तो इससे बेहतर तरीके के साथ आप सरकार में थे, तो इससे पहले ही नाम बदल देते तो आप, हो सकता है तब रुक जाता। देखिए, रिंकी जी अभी बोल रही थी, मैं उनकी बातों को सुन रहा था। पलायन का क्या अर्थ होता है? अगर मान लीजिए छत्तीसगढ़ का युवा, उसका सिलेक्शन आईआईटी में होता है चेन्नई में, तो क्या वो रोजगार करने चेन्नई नहीं जाएगा? आईआईटी मुंबई में होता है तो क्या रोजगार के लिए वो मुंबई नहीं जाएगा? अरे पुष्पेन जी, ढंग का उदाहरण तो दीजिए। अनस्किल्ड पलायन की बात हो रही है सर। अनस्किल्ड पलायन की मनरेगा में हम अनस्किल्ड लोगों को रोजगार देते हैं, आजीविका देते हैं। जी राम जी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार मिलता था। भारतीय जनता पार्टी 125 दिन का रोजगार लेके आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी का विजन है। भारतीय जनता पार्टी
केंद्र की सरकार ने यह तय किया है कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में भी, आप बात कर रही थी तो केंद्र सरकार ये नहीं जानती कि यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सबके लिए समान राशि वहां से हस्तांतरित की जाती है। 40% राज्य और 60% केंद्र सभी राज्यों को दे रही है। और दूसरा मैं आपको बताऊं, 261 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से वहां पे काम करने वाले लोगों को प्रतिदिन पारिश्रमिक मिलेगा और एक हफ्ते के भीतर उनको तुरंत उनके खाते में राशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके पहले क्या होता था, 15 दिन 20 दिन में पैसा मिलता था कि नहीं मिलता था। अगर 15 दिन के बाद भी होता है तो अतिरिक्त उसका ब्याज भी दिया जाएगा। पुष्पेन जी यहाँ एक सवाल मेरा और है कि छत्तीसगढ़ जैसे डिजिटल लिटरेसी में इतने पीछे माने जाने वाले, यानी कि कई इलाके अगर तो ऐसे अपन हैं। लिटरेसी की बात करें तो पहले अपन कल्पना नहीं किए थे एक रिक्शे वाले के पास मोबाइल होगा। आज आप देखिए एक रिक्शा वाला, एक सब्जी वाला, सबके पास मोबाइल है। यही आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 2047 का विजन है। 2047 का विजन है। सुनिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था सबके पास मोबाइल होगा, सबके पास सुविधाएं होगी। हमारे घर में अपन बात करें सबके पास डिजिटलाइज हो रहा है। आज 21वीं सदी का भारत है और 2047 की यही सोच है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच थी सीधा राशि उनके खाते में हस्तांतरित की जाएगी। महतारी बंधन की राशि सीधे माताओं के खाते में हस्तांतरित हो रही है। ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच है। कांग्रेस को भ्रष्टाचार करने का मौका नहीं मिल रहा है तो कांग्रेस के पास कोई विषय नहीं, तो उल जुलूल की बातें करना। आप मुद्दे पे आइए, क्या है आप बताइए मुझे। इसके पहले मनरेगा में कितनी राशि मिलती थी? एक प्रश्न मैं पूछता हूं, आप बताइए कितनी राशि एक व्यक्ति को मिलती थी? आप बता देंगे तो मैं मान जाऊंगा। पहला क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं। ठीक है, दूसरा ये बताइए। ठीक है रिंकी जी अपना शॉर्ट में जवाब दीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ना है। ठीक है रिंकी जी जवाब दीजिए। समय से कब फंड डाला है ये हमेशा भारतीय जनता पार्टी को ना छत्तीसगढ़ की जनता हथेली पे उठाई है। केंद्र सरकार को हथेली पे उठाई है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की राज्य और केंद्र में सरकार है। ये आम जनता ने कांग्रेस पार्टी को नहीं, भारतीय जनता पार्टी को, लोगों को हथेली पे उठाया है। उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में काम कर रही है। पुष्पेन जी भारतीय जनता पार्टी जैसा सोचती है करती है, वैसा करके दिखाती है। चलिए ठीक है मनीष जी, मैं मनीष जी का रुख करना चाहूंगा। मनीष जी, मैंने अभी पलायन की यहां बात उठाई, लेकिन पलायन को लेकर हम देखते हैं कि मैंने पुष्पेन जी से सवाल पूछा, उदाहरण वो लेकर चले गए आईआईटी का, आईआईटी में पढ़ने वालों बच्चों का, या फिर आईटी जॉब करने वालों का। तो यहां तो मुझे कोर्स करेक्शन की जरूरत लगती ही है। साथ ही साथ मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि हम छत्तीसगढ़ के जो अनस्किल्ड मजदूर हैं, वे जब जाते हैं कहीं रोजगार के लिए तो कश्मीर जैसे इलाकों से खबर सामने आती है कि उनकी हत्या हो गई। तो इस तरह के पलायन क्या इससे रुक सकते हैं? क्या लगता है आपको मनीष जी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पलायन का जो शब्द है उस शब्द का अर्थ ही नहीं समझ में आया। पलायन वो होता है जब किसी व्यक्ति को आपके जहां पर वो निवास करता है वहां पर उसको यदि रोजगार उपलब्ध नहीं होता है, तब वो कहीं दूसरी जगह जब रोजगार की तलाश में जाता है, उसको पलायन कहा जाता है। अपने क्षेत्र को छोड़ के कहीं और जा रहा है रोजगार की आजीविका की तलाश में, तो उसको पलायन कहा जाता है। आईआईटी और ये सब तो उदाहरण मुझे लगता है कि ये तो उचित नहीं है उसके लिए। लेकिन हाँ, एक बात ये जरूर है कि पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये महत्वपूर्ण चीज है। देखिए, इसके पूर्व भी यदि हम बात करें तो उसमें 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी। अब आपने उसको 125 दिन का रोजगार कर दिया, ठीक है, स्वागत योग्य है। मगर इसमें एक चीज आपने ये जोड़ दी कि पहले जो है वो 90% केंद्र सरकार देती थी और 10% राज्य सरकार देती थी। अब ये हो गया कि 60% केंद्र सरकार देगी, 40% राज्य सरकार देगी। तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पलायन रुकेगा कि नहीं रुकेगा, वो तो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि जो 30% का अतिरिक्त भार राज्य सरकार पर पड़ेगा उसको वो कैसे वहन करेगी और उसके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे, क्या वो भार वहन करेंगे। इसके साथ साथ एक और गारंटी इसमें है कि आपको 7 दिन के अंदर उसकी मजदूरी का भुगतान भी करना है। तो इन चीजों को आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे जो राज्य पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है उसको आप कैसे वहन करेंगे। क्योंकि राज्य में छत्तीसगढ़ की यदि हम बात करें तो वर्तमान स्थितियों में जो कहा जा रहा है वो छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। लगातार हम बहुत सारी योजनाएं ऐसी चला रहे हैं जिससे राज्य सरकार को अतिरिक्त से भी ज्यादा बोझ आ रहा है और लगातार छत्तीसगढ़ जो है
कर्ज के बोझ के दबता जा रहा है। तो पलायन तो रुकेगा कि नहीं रुकेगा ये तो सेकेंडरी मैटर है, मगर सवाल ये है कि जब जो व्यक्ति उसका वास्तविक हकदार है, बिल्कुल देखिए कई योजनाएं ऐसी होती हैं मनीष जी, बिल्कुल आपकी बात से मैं बिल्कुल वो रखता हूं कि कई योजनाएं ऐसी हैं जो सिर्फ बोझ बढ़ा रही हैं, यानी कि रेवेन्यू जनरेशन में लगातार उनमें कमी आती जा रही है और रेवेन्यू के नाम पर अब योजनाएं इस तरह की हैं कि उनमें आपको लाभ भी देना है और जनहितकारी योजनाएं भी बनानी है। तो ये अपने आप में एक धर्म संकट जैसा हो जाता है। देखना होगा कि जब ये लागू होता है किस तरह से स्थितियां निकलकर सामने आती हैं। पुष्पेंद्र जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, रिंकी जी बहुत शुक्रिया, मनीष जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। जिस तरह से वीबी जी राम जी को लेकर अभी भी जो है आंदोलन को लेकर बातें सामने आ रही हैं, कांग्रेस कह रही है कि हम तो देखिए छत्तीसगढ़ के साथ ही साथ पूरे देश में आंदोलन करेंगे। तो देखना होगा इसका कितना असर पड़ता है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।